हेलो फ्रेंड्स, मैं शशांक सिंह आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी पढ़ रहे हैं इस समय एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 भारत में खाद्य सुरक्षा। आज उसी अध्याय का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से उसी को हल कराया जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रूव होने वाला है। सो फ्रेंड्स, नोट्स में अपने मैं जिन जिन प्रश्नों का उत्तर बताते जाऊंगा आप सभी उसको नोट डाउन करते जाइएगा। जैसा कि पहला प्रश्न है, भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है। मैंने चैप्टर के आरंभ में ही बताया था कि खाद्य सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित करना है, कैसे उसकी व्यवस्था बनानी है, उसी से संबंधित प्रश्न यहाँ आए हैं। जिन लोगों ने अध्याय को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ा होगा उनके लिए यह प्रश्न बहुत इजी सिद्ध हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, लिखिए कि भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है। इसका आंसर लिखिए, भारत में खाद्य सुरक्षा को दो निम्नलिखित तत्वों द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। भारत में खाद्य सुरक्षा को दो निम्नलिखित तत्वों द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। पहला है अतिरिक्त भंडार के निर्माण के द्वारा, दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा। यही दोनों तत्व हैं जिनके द्वारा भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं। आंसर लिखिए, एससी, एसटी एवं ओबीसी के अन्य क्षेत्र जो या तो भूमि के आधार पर गरीब हैं या जिनके पास बहुत कम भूमि है, क्रमशः खाद्य असुरक्षा के शिकार हैं। प्राकृतिक प्रकोपों से प्रभावित लोग जो शहरों में पलायन करते हैं वह भी खाद्य असुरक्षा के शिकार होते हैं। गर्भवती महिलाएं एवं नर्सिंग मां भी कुपोषण एवं खाद्य असुरक्षा का शिकार होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में कौन से राज्य खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हैं। इसका आंसर लिखिए, भारत में निम्नलिखित राज्य खाद्य असुरक्षा से ग्रसित हैं। पहला उड़ीसा, दूसरा बिहार, तीसरा झारखंड, चौथा पश्चिम बंगाल, पांचवा छत्तीसगढ़, छठा मध्य प्रदेश, सातवां उत्तर प्रदेश, आठवां महाराष्ट्र आदि राज्य खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हैं। यही इतने राज्य इंपॉर्टेंट थे जो ज्यादा अधिक खाद्य असुरक्षा से ग्रसित हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आइए चौथे पे चलते हैं। क्या आप मानते हैं कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है, और वो कैसे। जैसा कि मैंने हरित क्रांति के विषय में चैप्टर नंबर 3 में ही बताया था कि हरित क्रांति ने भारतीय कृषि में कितना अभूतपूर्व परिवर्तन लाया है, या हरित क्रांति से खाद्यान्न की उत्पादन क्षमता में वृद्धि कैसे हुई है। ये सारी बातें, ये सारे टॉपिक्स मैंने आपके चैप्टर नंबर 3 में क्लियर किए थे। जिन लोगों ने चैप्टर नंबर 3 के वीडियोस ना देखे हों और YouTube पर जाकर आईएएस पॉइंट सर्च करके
चैप्टर नंबर 3 की सारी वीडियोस देख सकते हैं। आइए इसका आंसर लिखते हैं। आंसर नंबर 4, हां हम मानते हैं कि हरित क्रांति ने भारत को आत्मनिर्भर बना दिया है। यह संभव हुआ है HYV बीजों से, सुधरी हुई सिंचाई सुविधाओं से एवं कृषि के मशीनीकरण के प्रारंभ से। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों आदि के उपयोग ने कृषि उत्पादन को क्रांतिकारी बना दिया है। अब इसमें आपके दोनों टॉपिक क्लियर हो गए कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है, तो हां बना दिया है। और बनाया तो कैसे बनाया, उसका भी आंसर मैंने आपको लिखा दिया। आंसर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में लोगों का एक वर्ग अब भी खाद्य से वंचित है, एक्सप्लेन कीजिए। नोट डाउन इन योर नोटबुक। आंसर है, यह सच है कि लोगों का एक वर्ग अब भी खाद्य से वंचित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास खाद्य खरीदने के लिए आवश्यक राशि नहीं है। यह लोग दीर्घकालीन गरीब हैं जो कोई क्रय शक्ति नहीं रखते। इस वर्ग में भूमिहीन एवं बेरोजगार लोग शामिल हैं। आंसर नंबर 5 इज डन। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जब कोई आपदा आती है तो खाद्य पूर्ति पर क्या प्रभाव होता है? जैसा कि मैंने आपदा के विषय में भी आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपदा के आने से कृषि पर कैसे प्रभाव होता है या कृषि कैसे प्रभावित होती है, खाद्यान्न की आपूर्ति कैसी होती है, और अगर खाद्यान्न की आपूर्ति कम हुई तो उसका मैनेजमेंट कैसे होता है, उसको मैनेज कैसे किया जाता है, इत्यादि बातों के बारे में मैंने बताया था। चलिए फिर इसका आंसर लिख लीजिए। क्वेश्चन है कि जब कोई आपदा आती है तो खाद्य पूर्ति पर क्या प्रभाव होता है? आंसर है, प्राकृतिक आपदा, जैसा कि ब्रैकेट में लिख लीजिए, मान लीजिए सूखा आ गया, बाढ़ आ गया, के कारण अनाज के कुल उत्पादन में कमी आती है। यह प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य की कमी पैदा करती है। खाद्य की कमी के कारण कीमतों में भी वृद्धि होती है। कुछ लोग इन ऊंची कीमतों पर भोजन प्राप्त नहीं कर सकते। आंसर नंबर 6 इज कंप्लीटेड। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 7वां क्वेश्चन आपका है, मौसमी भूखमरी और दीर्घकालिक भूखमरी में भेद कीजिए। दोनों को डिफरेंशिएट करना है कि मौसमी भूखमरी क्या है और दीर्घकालिक भूखमरी क्या है। सो फ्रेंड, नोट डाउन। सबसे पहले हम लिखेंगे, जानेंगे, समझेंगे मौसमी भूखमरी के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए, मौसमी भूखमरी लिखिए।
यह भोजन की कमी ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति एवं शहरों में आकस्मिक श्रमिकों के कारण पैदा होती है। इस प्रकार की स्थिति मौसमी रोजगार के कारण होती है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, दीर्घकालिक भूखमरी। इसमें लिखिएगा, गरीब लोग अपनी कम आय के कारण दीर्घकालिक भोजन की कमी से पीड़ित होते हैं। वह अपने जीवन निर्वाह के लिए भोजन खरीदने में भी अयोग्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने क्या किया? सरकार की ओर से शुरू की गई किन्हीं दो योजनाओं की चर्चा कीजिए। जैसा कि गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने अनेकानेक योजनाएं लॉन्च की, और जैसा मैंने आपको अध्याय में पढ़ाया भी था, तो उन्हीं में से किन्हीं दो योजनाओं की यहां डिस्कशन करना है। आइए सबसे पहले तो ये लिखते हैं कि खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने क्या किया। लिखिए, भारतीय सरकार ने ध्यानपूर्वक खाद्य सुरक्षा प्रणाली का प्रारूप तैयार किया है, जो निम्नलिखित दो आधारभूत तत्वों पर आधारित है। फर्स्ट इज अतिरिक्त भंडार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बफर स्टॉक। सेकंड इज सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके अतिरिक्त गरीबी दूर करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया। इनमें से कुछ कार्यक्रम अग्रलिखित हैं। पहला लिखिए, संबद्ध बाल विकास सेवाएं। इसी को इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ICDS। और दूसरा लिखिए, कार्य के लिए खाद्य। इंग्लिश में इसको कहते हैं फूड फॉर वर्क। तीसरा लिखिए, दोपहर के भोजन की व्यवस्था। इसको इंग्लिश में कहते हैं मिड डे मील। और चौथा है अंत्योदय AAY एवं अन्नपूर्णा योजना APS। तो यही योजनाएं हैं, और इसका आप एक्सप्लेनेशन खुद से ही कीजिएगा। यदि नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर क्वेश्चन, सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? बफर स्टॉक मतलब अतिरिक्त भंडार क्यों बनाती है? इसका उद्देश्य क्या होता है? आइए जानते हैं। नोट डाउन इन योर नोट्स। हेडिंग डालिए, अनाज का बफर स्टॉक। लिखिए, सरकार बफर स्टॉक को कुछ निश्चित कृषि फसलों जैसे
गेहूं, गन्ना आदि के लिए नियमित करता है। अब बफर स्टॉक के द्वारा सरकार कीमत स्थिरता बनाए रखती है। यह अनाज का क्रय फसल के मौसम में करते हैं, जब कीमतों में कमी उत्पादकों की सहायता के लिए भी जाती है और इसे फसल के मौसम खत्म होने पर बेचा जाता है। भारत में भारतीय खाद्य निगम यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है। भारत में सभी स्थानों पर इसकी शाखाएं एवं केंद्र हैं। तो मेन रूप से यह समझिए कि बफर स्टॉक सरकार इसीलिए बनाती है कि किसानों के द्वारा जो अनाज का उत्पादन होता है उसको एक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से गवर्नमेंट परचेज करती है, जिसको हम MSP बोलते हैं। उसी एक निर्धारित मूल्य पर परचेज करके जो गवर्नमेंट का भंडार होता है उसमें स्टोर करती है, और जब फसल का समय चला जाता है और आवश्यकता होने पर उसी भंडार से ही उसी अनाज का वितरण करवाती है। जैसा कि हमने पढ़ा अभी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा लोगों को राशन दिया जाता है, और इन सब का मैनेजमेंट FCI करती है, जिसको हम कहते हैं भारतीय खाद्य निगम, या इंग्लिश में हम जान सकते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है, आशा है कि आप सभी बफर स्टॉक के बारे में अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। यदि फिर भी नहीं आता तो मैं हूं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिप्पणी लिखें। टिप्पणी को ही इंग्लिश में कहते हैं कमेंट। तो पहला है न्यूनतम समर्थित कीमत यानी MSP, सेकंड है बफर स्टॉक, थर्ड है निर्गम कीमत, फोर्थ है उचित दर की दुकान। तो हम एक एक करके सभी के बारे में टिप्पणी लिखेंगे। फर्स्ट हेडिंग डालिए न्यूनतम समर्थित कीमत। अब इसमें लिखिएगा, फसल बोने के मौसम से पहले सरकार द्वारा घोषित किया गया मूल्य जिस पर सरकारी एजेंसियों द्वारा किसानों से अनाज प्राप्त किया जाता है, न्यूनतम समर्थित कीमत कहलाती है। यह किसानों को उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए अभिप्रेरित करती है। अब आपका सेकंड है बफर स्टॉक। इसमें लिखिए, अतिरिक्त भंडार गेहूं एवं चावल जैसे अनाजों का स्टॉक है। बफर स्टॉक को ही हिंदी में अतिरिक्त भंडार कहते हैं। तो अतिरिक्त भंडार गेहूं एवं चावल जैसे अनाजों का स्टॉक है जो सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त किया जाता है। इनका वितरण घाटे के क्षेत्रों एवं आवश्यक लोगों को किया जाता है। और थर्ड है निर्गम कीमत। आइए जानते हैं निर्गम कीमत के बारे में। वह कीमत जिस पर सरकार द्वारा घाटे के क्षेत्रों में अनाज का वितरण किया जाता है निर्गम कीमत कहलाता है। यह कीमत अब बाजार की तुलना में कम होती है। फोर्थ इज उचित दर की दुकान। इसमें लिखिए, उचित दर वाली दुकानों में चीनी, खाद्यान्न और खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल के भंडार को कहते हैं। यह वस्तुएं बाजार कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेची जाती हैं।
राशन कार्ड रखने वाला कोई भी व्यक्ति निकटवर्ती राशन की दुकानों से यह वस्तुएं खरीद सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राशन की दुकानों के संचालन में क्या समस्याएं हैं? जो लोगों के लिए राशन की उपलब्धता कराते हैं, आखिर उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, आइए उसको लिखते हैं। लिखिए, राशन की दुकानों के संचालन में अग्रलिखित समस्याएं हैं। अग्रलिखित का मतलब होता है आगे लिखी गई समस्याएं, यानी आगे जो लिखा जा रहा है, अग्रलिखित का मतलब यही है। और निम्नलिखित का मतलब है कि जो नीचे लिखा गया है। तो पहला लिखिए इसमें, पर्याप्त मात्रा में राशन की दुकान का उपलब्ध ना होना। दूसरा लिखिए, राशन की दुकानों का देहातों में दूर स्थित होना। तीसरा लिखिए, राशन की दुकान खोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में उच्च कोटि की सीमित वस्तुओं का सरकार द्वारा उपलब्ध न किया जाना। चौथा लिखिए, सभी सदस्यों का राशन ना लेना। पांचवा लिखिए, घटिया वस्तुओं का ना खरीदा जाना। छठा लिखिए, कुछ दुकानदारों द्वारा छल कपट, धोखाधड़ी, चोरबाजारी और कालाबाजारी करना। यही 6 ऐसे कारण हैं जो राशन की दुकानों के संचालन में एक डिफिकल्टीज के रूप में सामने उभर कर आते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, खाद्य और संबंधित वस्तुओं को उपलब्ध कराने में सरकारी समितियों की भूमिका पर एक टिप्पणी लिखें। यानी कि जो खाद्य और उससे संबंधित वस्तुओं को उपलब्ध करा रही है जो भी समिति, उस पर एक लेख लिखना है। लिखिए फ्रेंड्स, सहकारी समितियां निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती हैं। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में जितनी राशन की दुकानें हैं, उनमें से करीब 94%, कितना? 94% सहकारी समितियों के माध्यम से चलाई जा रही हैं। दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दरों पर अन्य वस्तुएं जैसे दूध और सब्जियां उपलब्ध कराने में तेजी से प्रगति कर रही हैं। गुजरात में दूध तथा दुग्ध उत्पादों में अमूल एक और सफल सहकारी समिति का उदाहरण है। देश के विभिन्न भागों में कार्यरत सहकारी समितियों के और अनेकानेक उदाहरण हैं, जिन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए खाद्य और संबंधित वस्तुएं उपलब्ध कराई हैं। सो फ्रेंड्स, इस अध्याय में दिए गए 12 प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको लिखा दिए हैं। किसी भी उत्तर में कहीं पर भी किसी को अगर कोई भी डाउट्स है, आप उसको क्लियर कर सकते हैं व्हाट्सएप पर आकर, इंस्टा पर आकर, टेलीग्राम पर आकर, या फिर यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए। हमारी टीम आपकी पूरी तरीके से पूरी सहायता करेगी। सो फ्रेंड्स,
आज के लिए इतना ही। हम कल मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नए जोश, नए उत्साह, नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए स्टिल कनेक्टेड, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।